वेलकम। आज हम बात करेंगे जनरल अयूब ख़ान की कि जनरल अयूब ख़ान कौन थे। ये पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ़ थे और बाद में ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें जनरली ये देखेंगे कि अयूब ख़ान कौन थे, फिर कैसे ये पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ़ बने, फिर मार्शल लॉ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कैसे ये प्रेसिडेंट बने, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फिर अमेरिका के साथ अलायंस, 65 की जंग और दोबारा जब 65 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिनमें ओपोनेंट फातिमा जिन्नाह थी उसको देखेंगे। और सबसे लास्ट पे जब इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए, एहतजाज हुआ और कैसे इन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे अयूब ख़ान के बारे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अयूब ख़ान कौन थे। अयूब ख़ान 14 मई 1907 को रेहाना KPK में पैदा हुए। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर है इस सिलसिले में कि 1947 से पहले जितनी भी मुसलमानों की एजुकेशन होती थी ख़ास तौर पर बड़े लेवल पर, तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती थी। और इसके बाद ये UK में गए और वहाँ से तालीम हासिल की। इसके अलावा अयूब ख़ान ने वर्ल्ड वार 2 में भी लड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान के पहले ये नेटिव कमांडर इन चीफ़ थे। मसलन पाकिस्तान के पहले दो जो कमांडर्स थे वो आप ये देखिए, उनमें जनरल सर वाल्टर मिजरीवी के नाम आता है। इसके अलावा जनरल डोगलस डेविड ग्रेसी का नाम आता है। ये पहले दो थे, बेसिकली ये गोरे थे, अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे जो पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ थे। लेकिन अयूब ख़ान वो पहले नेटिव हैं, पहले पाकिस्तानी हैं जो कमांडर इन चीफ़ बने। इसके अलावा 1953 टू 1958 इन्होंने डिफेंस एंड होम मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया। अब ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तानी तारीख़ में शुरू से ही ऐसे हुआ कि पहली दफ़ा मिलिट्री को सिविलियन गवर्नमेंट में लाया गया। मिसाल के तौर पर जितनी भी मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिनमें कैबिनेट रैंक मिनिस्टर होते हैं, जिनमें डिफेंस एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है, इसके अलावा होम मिनिस्टर जिसे पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो ये सारे बेसिकली पार्लियामेंट से होते हैं, अवामी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हमेशा ये सिविलियन होते हैं, कभी भी ये मिलिट्री वाले नहीं होते। तो पाकिस्तानी तारीख़ में पहली दफ़ा अयूब ख़ान को डिफेंस मिनिस्टर जो आर्मी के थे तो उन्हें डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया। इसके अलावा इन्होंने होम मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया। इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा जो आर्मी के मेंबर थे उन्हें भी डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर लगाया गया। इसके अलावा वो पहले गवर्नर जनरल भी रहे। तो यहाँ से बेसिकली आगाज़ होता है कि किस तरह मिलिट्री ने डायरेक्ट सिविलियन मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया और किस तरह मिलिट्री को सिविलियन मैटर्स में इन्वॉल्व किया गया। तो ये पॉइंट अहम है। इसके अलावा अलायंस विद अमेरिका, अयूब ख़ान की ज़ाती ये साइकी थी कि वो अमेरिका के साथ अलायंस में थे। उनका यह मानना था कि अमेरिका के साथ अलायंस करने से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि जिस तरह वेस्ट ख़ास तौर पर अमेरिका की ने एक तरक्की की, जो उनकी ट्रेडिशन थी, जो उनकी वैल्यूज़ थी, अयूब ख़ान का मानना था कि अगर पाकिस्तान में भी वही वैल्यूज़ नाफिज की जाएंगी, उसी तरह पाकिस्तान काम करेगा तो पाकिस्तान भी जल्द ही वेस्ट की तरह तरक्की करेगा। लिहाजा अमेरिका को वो एज आ रोल मॉडल देखते थे और अमेरिका की तरह वो पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहते थे। अब चूँकि अमेरिका के साथ अलायंस में था, लिहाजा चाइना के साथ और रशिया के साथ शुरू में इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। लिहाजा इनके साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस था चाइना के साथ और USSR के साथ। इसके अलावा इनकी जो पॉलिसीज़ थी, अयूब ख़ान ने जितनी भी हुकूमत की 1958 से लेकर 1969 तक, तो वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ थी। अब चूँकि ये अलायंस में अमेरिका के थे और अमेरिका चूँकि कैपिटलिस्ट कंट्री था, आप जानते हैं कोल्ड वार का दौर भी चल रहा था उस दौर में, तो अयूब ख़ान की पॉलिसीज़ भी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ थी कि जिसमें सरमादारी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे, इनको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा 65 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, जिनमें अयूब ख़ान ने फातिमा जिन्नाह के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, तो ये कंट्रोवर्जली, ठीक है, पाकिस्तान के दोबारा प्रेसिडेंट मान लिया गया। 65% इनको वोट कास्ट हुए थे इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए, जो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए बनाया था। इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहले अयूब ख़ान के अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर थे इनकी गवर्नमेंट में, ये इनके ख़िलाफ़ हो गए। इन्होंने अपनी PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई ली और फिर मुजीबर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे अवामी पार्टी के, तो ये दोनों मिल के अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ रियट्स, प्रोटेस्ट और मुजाहरे होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, 1969 में। तो इस तरह इनका ये दौर ख़त्म हुआ। तो ये था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अयूब ख़ान के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी के अयूब ख़ान कैसे पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ़ बने।
तो इसमें एक बात तो तय है कि बिकम कमांडर इन चीफ कंट्रोवर्जली, कि ये कंट्रोवर्जली बेसिकली पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ बने थे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि अयूब खान वो पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के। पहले जनरल सर वाल्टर थे, उसके बाद जनरल सर डोगलस, ठीक है, पहले दो ये थे, तीसरे नंबर पर अयूब खान बने। अब ये किस तरह कंट्रोवर्जली पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ बने उसको हम देखते हैं कि जब भी नया कमांडर चीफ बनता है तो बेसिकली सिविलियन गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको रेटिफाई करता है। पहले प्रेसिडेंट भी करते रहे, लेकिन आज के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो बेसिकली कमांडर इन चीफ होता है, वो अपॉइंट करता है आर्मी चीफ को। तो शुरू में इस दौर में लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो जनरल हेड क्वार्टर ने जब आर्मी चीफ्स की लिस्ट बनाई, ठीक है, आमतौर पर 4 आर्मी चीफ जो फ्यूचर वाले होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और वो सिविलियन गवर्नमेंट को दी जाती है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसी एक को चुन लेता है और वो फ्यूचर का कमांडर इन चीफ होता है। तो जब इनिशियली जब इन्होंने जनरल डोगलस ने रिज़ाइन किया तो नया कमांडर इन चीफ चाहिए था, तो आर्मी जनरल हेड क्वार्टर्स ने फ्यूचर के कमांडर इन चीफ्स के लिए एक लिस्ट भेजी। अब उस लिस्ट में कौन से अफराद शामिल थे? उनमें था मेजर जनरल अकबर, जो सबसे मोस्ट सीनियर थे और इन्हीं के सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि ये पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। दूसरे नंबर पर इफ्तिखार खान, तीसरे नंबर पर इशफाकुल मजीद और तीसरे नंबर पर NA मोहम्मद रज़ा, ठीक है, तो ये 4 थे। तो आप देख सकते हैं कि इन जब शुरू में जो आर्मी जनरल हेड क्वार्टर्स ने फ्यूचर के कमांडर चीफ्स की लिस्ट भेजी तो उनमें अयूब खान का नाम ही नहीं था, ये 4 अफराद उसमें शामिल थे। तो फिर क्या हुआ, इसलिए तो उसे कंट्रोवर्जली कहा जाता है। फिर क्या हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा बाद में वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी बने, तो इन्होंने लियाकत अली खान के पास अयूब खान के बारे में लॉबी की और उनको इस बात पर उकसाया कि वो अयूब खान को पहला कमांडर चीफ, नेटिव कमांडर चीफ ऑफ पाकिस्तान बनाए, ठीक है। बाद में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने इस बात को एक्सेप्ट किया और जो सेक्रेटरी अयूब खान के नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए थे उनको रेटिफाई करके इस तरह अयूब खान को पहला कमांडर चीफ बनाया गया। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं इसको यहीं पर रख रहा हूँ कि ये इस तरह से पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर चीफ बने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल लॉ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कंट्रोवर्जली कमांडर चीफ तो बन गए, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे बने इसको हम देखते हैं। तो इसमें आता है कि ऑन द नाइट ऑफ 7 और 8 अक्टूबर के 7 और 8 अक्टूबर की रात को जो सिकंदर मिर्ज़ा थे, जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, बेसिकली पहले गवर्नर जनरल थे, इसके बाद पहले प्रेसिडेंट बने जब 56 का आइन आया, तो इन्होंने क्या किया कि 7 और 8 अक्टूबर की रात को मार्शल लॉ मुल्क में डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन के बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरा था, ठीक है। तो इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और अयूब खान को इन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा दिया कि ये जो मार्शल लॉ इन्होंने लगाया उसको उसके बारे में ये चीफ थे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप इसको एडमिनिस्टर करना है। तो बाद में सिकंदर मिर्ज़ा ने खुद ही इस पर पछतावे का इज़हार किया, क्योंकि बाद में अयूब खान ने क्या किया कि 7 और 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा था, लेकिन 26 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को इंग्लैंड में एग्ज़ाइल कर दिया, वहाँ पर भेज दिया और ख़ुद इन्होंने प्रेसिडेंसी की पोस्ट हासिल कर ली। तो इस तरह ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन बाद में 1960 में इन्होंने मुल्क भर में एक रेफरेंडम करवाया जिसमें इन्होंने 95.5% वोट्स हासिल किए, ठीक है। तो रेफरेंडम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप अयूब खान पर एतमाद करते हैं, तो उसमें 95.5% वोट्स इनको हासिल हुए। असूली तौर पर पूरे मुल्क में इनको वोट्स दिए गए थे और पूरी आवाम ने अयूब खान को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा करप्शन थी, सिविलियन गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया था। तो आवाम ने खुद अयूब खान को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था कि ये पाकिस्तान के आर्मी के पास अब हुकूमत आई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला था, ठीक है, पहले मार्शल लॉ के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने अयूब खान के हक़ में वोट दिया था, मार्शल लॉ के हक़ में वोट दिया था, और इसको रेवोल्यूशन कहा गया था बेसिकली जब अयूब खान प्रेसिडेंट बने और ये सारा मार्शल लॉ चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको रेवोल्यूशन कहा। तो यहाँ से बेसिकली एक ट्रेडिशन पड़ गई कि जब पहला मार्शल लॉ मुल्क में लगा तो जो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट थी उसने इसको रेवोल्यूशन कहा, तो बाद में जब ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल करार दिया, बाद में मुशर्रफ आया। तो इस तरह ये बेसिकली एक ट्रेडिशन पड़ गई। अगर यहीं से जो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट थी वो इसको अपोज़ करती, इसके ख़िलाफ़ करती, तो मे भी मुल्क में बाद में मार्शल लॉज ना लगते, सिविलियन गवर्नमेंट रहती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती और अब हालात वो कुछ और होते। लेकिन
ये चीज़ यहीं से मानित बढ़ गई। तो इस तरह से बेसिकली मार्शल लॉ लगने के बाद ये मुल्क के पहले प्रेसिडेंट बने, जो रेफरेंडम के ज़रिए इस बात की तस्दीक करवा दी गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स के, क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए। तो सबसे पहला तो होता है गिव कॉन्स्टिट्यूशन इन 1962। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में लागू किया गया, जो सिर्फ 2 साल रहा, और फिर 1958 में मार्शल लॉ लगा और वो ख़त्म हो गया। तो फिर आर्मी ने बेसिकली 1962 में मुल्क को नया आइन दिया। ये आइन बहुत ज़्यादा सेकुलर था। ख़ुद अयूब खान की ज़ाती सोच, ज़ाती साकी इसमें शामिल थी। अयूब खान ज़ाती तौर पर एक सेकुलर थे। इनकी ज़ाती लाइफ के बारे में आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, लेकिन स्टेट लेवल पर ये सेकुलर थे और पाकिस्तान को ये सेकुलर ही देखना चाहते थे। लिहाजा 1962 का आइन काफ़ी हद तक सेकुलर था। इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा लें कि मुल्क का नाम पहले था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन 62 के आइन में इसको इस्लामी को मिटा दिया गया और सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान लिखा गया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जब पूरे मुल्क में उलमा इकराम ने और दूसरे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उन्होंने एहतजाज किया, मुजाहरा किया, तो फिर पहली अमेंडमेंट जो 62 के आइन में की गई वो यही थी कि रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दोबारा नाम चेंज किया गया। इसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन का बहुत कम किरदार था। इसकी मिसाल मैं ऊपर ही आपको दे चुका हूँ कि मुल्क का नाम ही चेंज कर दिया गया था शुरू में। इसके अलावा फैमिली लाज इसमें आते हैं। ये भी कहा जाता है कि अयूब खान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स थी ये अपने दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इसमें सही मिसाल आती है फैमिली लाज में। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि हस्बैंड अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो पहली बीवी से उसकी इजाज़त ले। अगर पहली बीवी उसकी इजाज़त नहीं देगी तो वो हस्बैंड दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा तलाक़ के बारे में रिफॉर्म्स लाई गई कि हस्बैंड एक ही दफ़ा में 3 दफ़ा तलाक़ कह देने से बीवी को तलाक़ नहीं देगा, बल्कि इसमें पीरियड्स रखे गए कि मुख्तलिफ़ वक्फ़ों के बाद अगर कोई हस्बैंड तलाक़ देना चाहता है तो वो तलाक़ देगा। इसके अलावा अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक़ देता है या उसको छोड़ देता है तो उसके लिए ये एक लॉ बनाया गया कि वो पिछली बीवी की प्रोटेक्शन के लिए उसको इनकम देगा, उसको खर्चा देगा माहवार, ठीक है। तो ये सारे लॉज बेसिकली फैमिली लॉ का हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा 62 के आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था कि पहले पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम था। लियाकत अली ख़ान और उसके बाद जितने भी लीडर्स थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अयूब खान के दौर में पहली दफ़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज किया गया। इसके अलावा बेसिक डेमोक्रेसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है अयूब खान के दौर का, कि जिसको बीडी भी कहा जाता है, बेसिक डेमोक्रेसी। कि अयूब खान ने जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आए तो वो बिल्कुल आप कह लें कि जो अमेरिका में है उस तरह का लेके आए। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज है, तो यहाँ पर बेसिक डेमोक्रेट्स थे। पूरे मुल्क को 80,000 शुरू में 80,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया, बाद में ये 1,20,000 तक पहुँच गए। तो बेसिकली जो आवाम होती थी वो इन बेसिक डेमोक्रेट्स को इलेक्ट करती थी, जो शुरू में 80,000 थे, बाद में 1,20,000 हो गए। और ये 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स बाद में प्रेसिडेंट का इंतखाब करते थे। तो प्रेसिडेंट बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होता था कि अवाम बेसिक डेमोक्रेट्स को इलेक्ट करेंगे और बेसिक डेमोक्रेट्स बाद में प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे। तो ये बेसिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जिस तरह अमेरिका में होता है इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए, कि असूली तौर पर अवाम डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इंतखाब नहीं करते। जैसे अवाम ने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं डाला, अवाम ने वोट डाला था इलेक्टोरल कॉलेज को, कि वहाँ के जो इलेक्टोरल कॉलेज था उनके अवामी नुमाइंदे जो थे, और बाद में इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसी तरह ये सिस्टम भी था, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होती है कि अवाम किस बेसिक डेमोक्रेट को वोट डाल रही है और वो बेसिक डेमोक्रेट बाद में कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट देगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा यूनिटरी सिस्टम था। हम देखते हैं कि आमतौर पर कंट्रीज़ में 2 ऐवान होते हैं, एक ऐवान बाला और एक ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला जिसे हम सेनेट बोलते हैं, ऐवान ज़ेरी जिसे हम कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली बोलते हैं। तो कोई भी बिल आपने पास करना हो, कोई भी लेजिस्लेशन करनी हो, तो इन दोनों ऐवान से वो बिल पास होना लाजमी होता है। लेकिन अयूब खान के दौर में सिर्फ एक ऐवान था, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम था कि एक ऐवान से अगर बिल पास हो जाता है तो वो रेटिफाई हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। इसके अलावा थॉमस जेफरसन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थे शुरू में, ये इनको अपनी इंस्पायरेशन मानते थे। इसके बाद इनकी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आती हैं। बेसिकली यही वो रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से अयूब खान ज़्यादातर मशहूर हैं, क्योंकि इनके दौर को डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तरक्की अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने की। अब वो कैसे की उसको हम देखते हैं।
अयूब खान का ज़ाती तौर पर यह मानना था कि कोई मुल्क तभी तरक्की करता है जब वो इंडस्ट्रियली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मिसाल के तौर पर यूके की मिसाल लें, अमेरिका की मिसाल लें, वेस्टर्न कंट्रीज़ जर्मनी, फ्रांस की मिसाल लें, तो ये सारे कंट्रीज़ ने तब डेवलप हुए, तब तरक्की की जब इनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो लिहाजा अयूब खान ने आते इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने 9% की शरह से तरक्की की, मतलब 9% की शरह से ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू होगी। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट पर अयूब खान ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसकी मिसाल बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए आती है कि पूरा मुल्क को 80,000 और बाद में 1,20,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया। बेसिक डेमोक्रेट्स वहाँ से इलेक्ट होते थे, ठीक है। इसके अलावा बेसिक डेमोक्रेसी में यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, थाना काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सारी चीज़ें इसमें थी कि जिसमें मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे होते। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते जो रूरल डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पर काम करते थे। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ग्रोथ पाकिस्तान में 8% के हिसाब से बढ़ती गई, ठीक है, सालाना की शरह से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 9% शरह से बढ़ी, मैन्युफैक्चर ग्रोथ जो उनमें चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी वो 8% शरह से बढ़ी। इसके अलावा कैपिटलिस्ट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अयूब खान अमेरिका के साथ अलायंस में थे। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, लिहाजा पाकिस्तान भी उस दौर में एक कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ पर अमल करता रहा। तो कैपिटलिज्म का बुनियादी असूल है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाता है, जिसमें सरमादारी निज़ाम होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है, लो टैक्स लगाया जाता है और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर जो होता है इसको इनकरेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अयूब खान के दौर में थी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया। इसके अलावा मंगला डैम और तरबेला डैम जो पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर और बेसिकली एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है, ये अयूब खान के दौर में तामीर किए गए। और कपटाई डैम ये ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में ये तामीर किया गया था। इसके अलावा अब के पाकिस्तान में जितने भी छोटे बड़े डैम हैं ये सारे के सारे या तो अयूब खान के दौर में बनाए गए या उसके दौर में शुरू किए गए, ठीक है। तो असूली तौर पर एनर्जी के जितने भी ज़राए हैं ये अयूब खान के दौर में थे। इसके अलावा कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी अयूब खान के दौर में बनाया गया। इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम अयूब खान के दौर में शुरू किया गया, क्योंकि अयूब खान का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट ने तरक्की की है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से की है। तो इस लिहाज से स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान का शुरू किया गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जिसमें 500 इरीगेटेड लैंड रखने की इजाज़त हुई और 1000 अनइरीगेटेड लैंड रखने की इजाज़त हुई, ठीक है। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स लागू की गई। इसके अलावा अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने 15% जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिहाज से ग्रोथ की और जो बेसिकली 6% एनुअली थी, सालाना थी। अब इस बात का कंपैरिजन आप इस बात से करें कि आज 21वें दौर में 2019 में पाकिस्तान तकरीबन 3% की शरह से तरक्की कर रहा है, ठीक है, 2019 में। और ये बात हो रही है 1960s की, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने 6% की शरह से तरक्की की। तो आप देख लें कि अयूब खान का दौर कितना एडवांस था, कितना तरक्की याफ्ता था, कि जिसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। इसके अलावा साउथ कोरिया की मिसाल ले लें कि जिसे अब एशियन टाइगर माना जाता है। इसके अलावा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से वो एक है। उसने पाकिस्तान का दूसरा तरक्याती मनसूबा बिल्कुल वैसे का वैसा अपने मुल्क में कॉपी करके अप्लाई किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में जर्मनी को कर्जा दिया था। तो जर्मनी का अब जर्मनी और पाकिस्तान को आप कंपेयर कर लें तो इस लिहाज से बेसिकली इकोनॉमी के लिहाज से अयूब खान का दौर बहुत ज़्यादा डेवलप था। इसके अलावा लो टैक्स रखा गया। एक्सपोर्ट बोनस वाउचर स्कीम ये उन कंपनीज़ के लिए थी जो बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करती थी। अब इससे क्या होता था कि बेसिकली बाहर से सरमाया पाकिस्तान में लाना होता था, तो इस वजह से एक एक्सपोर्ट बोनस वाउचर स्कीम बनाई गई जो उन कंपनीज़ को जो बाहर माल बेचती थी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती थी, उन पर लो टैक्स बेसिकली लगाया जाता था। अब ये सारी चीज़ें तो बेसिकली वो पॉजिटिव चीज़ें थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए दुरुस्त थी, पाकिस्तान के लिए अच्छी थी। अब इन सब चीज़ों का नेगेटिव असर क्या था कि ये सारी दौलत, ये सारा सरमाया बेसिकली था 22 फैमिलीज़ के लिए, 22 ख़ानदानों के लिए। ये कहा जाता है कि अयूब खान के दौर में जितना भी सरमाया था, जितनी भी दौलत थी, वो 22 ख़ानदान बेसिकली कंट्रोल करते थे। 22 फैमिलीज कंट्रोल्ड 66% इंडस्ट्री एंड 80% बैंक्स। तो 66% इंडस्ट्री 22 ख़ानदानों के पास गई, 80% बैंक्स 22 ख़ानदानों के पास गए। तो पीछे देख लें कुछ नहीं रहा। इन 22 ख़ानदानों में आप 22 और डाल लें या चलें 78 और डाल के इसे पूरा 100 कर दें, तो पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आप कह लें कि 100 ख़ानदानों के हाथ में था। ये सिर्फ मफरूज़ा बेसिकली 22 ख़ानदानों का हवाला सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो आप देख लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों के लिए थी। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आती हैं। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी एंड अलायंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अयूब खान ख़ुद अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अलायंस में थे, उनके साथ वो अलायंस चाहते भी थे।
इनके रीज़न्स मैं पीछे भी आपको दे चुका हूँ। लेकिन रशिया के साथ और चाइना के साथ शुरू में अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में अच्छे होना शुरू हो गए। इसके अलावा 1959 में पाकिस्तान और अमेरिका ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ डिफेंस साइन किया, ठीक है, कि जिसमें बेसिकली पाकिस्तान पहले नेटो में भी शामिल हो चुका था, इसके अलावा सेंटो भी साइन कर चुका था। तो इन ये सारी ट्रीटाइज बेसिकली कैपिटलिस्ट स्फीयर में आती थी, चूँकि कोल्ड वार चल रही थी, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। तो ये भी उसी का एक पार्ट था। बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ डिफेंस साइन किया गया कि जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने यह श्योर किया कि इंडिया उससे नहीं निकलेगा, मतलब अमेरिका हर हाल में पाकिस्तान को डिफेंड करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान पर किसी तरह से अटैक करता है। इसके बदले में इसके अलावा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एड अमेरिका ने पाकिस्तान को दी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गेव पेशावर एयरबेस फोर्स पे के जासूसी के लिए पेशावर एयरबेस अमेरिका को दी, कि जो पेशावर एयरबेस को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। इस सिलसिले में U2 प्लेन इंसिडेंट काफ़ी मशहूर भी है, कि जिसमें अमेरिका का एक जहाज़ जिसका नाम था U2 वो सोवियत यूनियन पर जासूसी कर रहा था, जो पेशावर एयरबेस से उड़ा था। तो सोवियत यूनियन ने उसको मार गिराया, पायलट भी पकड़ लिया, और बाद में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को थ्रेट किया कि वो पेशावर को एक बम से उड़ा देंगे। फिर अयूब खान ने पब्लिकली इस पर अपोलोजाइज़ भी किया। इसके अलावा पेशावर एयरबेस अमेरिका को देने से अयूब खान काफ़ी ज़्यादा डिफेम भी हुए थे। किस तरह कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पॉइंट पर आए पेशावर एयरबेस पर, और वो एक ख़ास जगह पर जाना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर कोई फ़र्द आता है, ठीक है, और वो आपके कमरे में बैठ जाता है, और फिर आप अपने ही घर के अपने ही कमरे में जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको उसमें ना आने दे, तो आप किस तरह का फ़ील करेंगे। तो उसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पॉइंट पर गए और यहाँ पर वो एक ख़ास जगह पर जाना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिकन ने उन्हें वहाँ पर नहीं जाने दिया। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ टू सोवरेनिटी, कि पाकिस्तान ने पेशावर एयरबेस अमेरिका को दे के बेसिकली पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी थी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब अगर आप सोवरेनिटी को जानते हैं, का कंसेप्ट जानते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके अलावा अयूब खान ने 1962 में अमेरिका का विज़िट किया और वहाँ की जो कांग्रेस थी वहाँ पर भी उनको एड्रेस किया। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिकली और मिलिट्रली एड जो थी उसकी डिमांड की। इसके अलावा बॉर्डर इशू विद चाइना 1963 में आप जानते हैं कि जो कश्मीरी रीजन है, यहाँ पर चाइना का और पाकिस्तान के साथ आगाज़ में कॉन्फ्लिक्ट था, जो 1963 में हल कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर की कुछ लैंड, कुछ रकबा चाइना को दे दिया। इसके अलावा 1965 में जो जंग हुई थी उसमें ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। इसकी वजह से अयूब खान बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफेम हुए थे, डैमेज हिज रेप्यूटेशन। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो भी इसी पॉइंट को लेकर अयूब खान से अलग हो गए थे। पाकिस्तान में 65 की जंग के बारे में ये समझा जाता है कि पाकिस्तान ने इसे वॉन कर लिया था और ताशकंद एग्रीमेंट साइन करके बेसिकली पाकिस्तान को डिफीट हुई है। तो बेसिकली रियलिटीज़ कुछ और हैं। 65 की जंग में हम इसे देखेंगे कि वो क्या चीज़ें थी। तो ताशकंद एग्रीमेंट ने बेसिकली इनकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। इसके अलावा 1960 में वाटर ट्रीटी साइन की गई, जिसे सिंधास मुआहदा भी कहा जाता है, जो इंडिया के साथ साइन की गई थी, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें विटनेस के तौर पर शामिल था। इसके अलावा 1966-67 इन्होंने चाइना और रशिया के साथ रिलेशन दुरुस्त करना शुरू कर दिए। इन्होंने 1965 में चाइना का दौरा भी किया, इसके अलावा USSR का दौरा भी किया, और इस तरह से इन कंट्रीज़ के साथ इन्होंने ताल्लुकात अच्छे करना शुरू कर दिए। तो शुरू में तो बिल्कुल ये प्रो अमेरिका थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये चाइना के साथ और USSR के साथ भी ताल्लुकात इन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिए। तो ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। पहले 1960 में रेफरेंडम के ज़रिए ये प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के ज़रिए 65 में दोबारा इलेक्शन करवाए गए। इसमें अयूब खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन की तरफ से लड़ा। मुस्लिम लीग उस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड थी, एक था मुस्लिम लीग कन्वेंशन और दूसरा था काउंसिल मुस्लिम लीग। तो अयूब खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन की तरफ से थे। इनके जवाब में कंबाइंड अपोजिशन पार्टी थी, कि जितनी भी अपोजिशन थी वो सारी की सारी मिलकर कंबाइंड थी। तो वो लीड कर रही थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जो कायद-ए-आज़म की बहन थी। तो 65 के इलेक्शन में एक तरफ अयूब खान थे, दूसरी तरफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। तो इस दौर में क्या था कि अयूब खान और ज़्यादा डिफेम हो गए। एक तो 65 की जंग के बाद ताशकंद एग्रीमेंट था, इसके अलावा दूसरी ये चीज़ है कि जिसकी वजह जो अयूब खान के डाउनफॉल का बायस बनी। अब अयूब खान के जो सन थे, इनके जो बेटे थे गौर अयूब, इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर किए अयूब खान के कहने पर। इसके अलावा अयूब खान ने भी करवाए। इनमें अयूब खान के ओपोनेंट्स आते हैं और फातिमा जिन्ना के सपोर्टर्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फातिमा जिन्ना लाहौर, कराची और पाकिस्तान के जितने भी बड़े पॉपुलेटेड एरियाज़ थे, इनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। इनके अलावा इनकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि कायद-ए-आज़म की बहन थी। तो आवाम बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर इनके साथ थी और बहुत ज़्यादा इनको बाद में वोट भी मिले। तो जब 65 के इलेक्शन हुए, नतीजा निकला तो फातिमा जिन्ना वन बाय वोट बट अयूब वन इलेक्टोरल कॉलेज।
अब इसकी मिसाल बिल्कुल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन से मिलती है कि क्लिंटन ने बेसिकली वोट हासिल किए थे लेकिन बाद में प्रेसिडेंट बना डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें ये चीज़ आती है कि चूँकि उस वक्त बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम था तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने आम जो वोट थे, इंडिविजुअल वोट थे, उनको हासिल किया। लेकिन बाद में बेसिक डेमोक्रेट्स ने जब प्रेसिडेंट का इंतखाब करना था इनडायरेक्ट, तो उन्होंने अयूब खान का इंतखाब किया, तो वो थे 65%। ठीक है, 65% वोट इनको पड़े और ये दोबारा प्रेसिडेंट बने। तो इंटरनेशनली भी ये माना जाता है कि ये इलेक्शन रिग्ड्स थे। ठीक है, जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, इनको ट्रैप किया गया। इसमें यह चीज़ भी आती है चूँकि ये आर्मी चीफ भी थे शुरू में, लेकिन बाद में ये प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। जो पॉलिटिशियंस थे, जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, उनके जो फ़ोन्स थे, उनकी जो कॉल्स थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता। ठीक है, उन पर प्रेशर डाला जाता कि वो अयूब खान को वोट दें। तो इस तरह से ये दोबारा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, जो रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए बने थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इसके जवाब में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया कि इन्होंने कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया था। ठीक है, तो ये इलेक्शंस थे 1965 के। इसके बाद लास्ट में आता है रिएट्स एंड रेजिग्नेशन, कि किस तरह मुल्क में मुजाहरे हुए और उन्होंने रिज़ाइन किया। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आता है 1965 के इलेक्शन, जो पीछे मैं बात कर चुका हूँ, और ताशकंद एग्रीमेंट। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर अयूब्स फॉल। 1965 के इलेक्शन में तो साफ ज़ाहिर था कि वो रिग्ड थे, जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे उनको रिग्ड किया गया। इसके अलावा ताशकंद एग्रीमेंट जो 65 की जंग के बाद साइन किया गया था रशिया में इंडिया के साथ, तो आवाम पॉपुलेशन जो थी, उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका ज़ाती मानना था कि पाकिस्तान ने बेसिकली एक पॉलिटिकल डिफीट हुई है पाकिस्तान को ताशकंद एग्रीमेंट साइन करके। इनका मानना था कि पाकिस्तान को एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान 65 की वार जीत सकता था। इसके अलावा पाकिस्तान कश्मीर पर भी कब्ज़ा कर सकता था, लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान आसान नहीं कर सका। इसकी वजह से अयूब खान बहुत ज़्यादा डिफेम हुए। इसके बाद 67 में क्या हुआ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो फॉरेन मिनिस्टर भी थे अयूब खान के, इन्होंने अलहदा हो गए अयूब खान से और इन्होंने अपनी खुद की सोशलिस्ट पार्टी बनाई, PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब अयूब खान कैपिटलिस्ट थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच शुरू से ही एक सोशलिस्ट सोच थी, और ये शुरू से ही चाइना के साथ और रशिया के साथ तल्लुकात अच्छा करना चाहते थे। तो जब इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई तो इन्होंने अयूब खान की इकोनॉमिक, रिलीजियस और सोशल सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि एक इम्पोर्टेंट आदमी थे, जब ये अलहदा हुए तो इससे अयूब खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा अवामी पार्टी जिनको मुजीबर रहमान लीड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, इन्होंने अयूब खान की पॉलिसीज़ को सेग्रीगेशन पॉलिसीज़ टुवर्ड ईस्ट का, क्योंकि अयूब खान की सारी तवज्जो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान की तरफ थी, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ इन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो ना दी। तो इस तरह ये ईस्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा डिफेमस थे। इसके अलावा 1968 में सर्वाइव्ड एजेसिनेशन अटैम्प्ट एट ढाका, के ढाका में ये गए, वहाँ पर इन्होंने एजेसिनेशन अटैम्प्ट को सर्वाइव किया। ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली एक खुद का एक चाल थी अयूब खान की, कि खुद ही इन्होंने बेसिकली ये एक प्लान बनाया हुआ था, लेकिन बहरहाल ये एक अलग बात है। इसके अलावा 1968 तक इनके खिलाफ काफ़ी मुजाहरे होना शुरू हो गए थे। तो 1969 में इन्होंने इनवाइट किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उनके साथ, कि किस तरह आगे सेटलमेंट करनी है या किस तरह आगे इस सिस्टम को लेके चलना है। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और ना मुजीबर रहमान था। तो भुट्टो और मुजीब के बगैर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो किसी काम की नहीं थी, लिहाजा इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मुजीबर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिए, एहतजाज मुजाहरे करना शुरू कर दिए, जिसके जवाब में ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल थी उन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इनके ख़िलाफ़ गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो इसके जवाब में अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को रिज़ाइन कर दिया और फिर जनरल याह्या खान को इनवाइट किया कि वो आके कंट्री को लीड करे। ठीक है, असूली तौर पर बाइला इनको याह्या खान को ये इनवाइट नहीं कर सकते थे। बेसिकली कंट्रीज़ में इलेक्शंस होने थे और इलेक्शंस के ज़रिए ये डिसाइड होना था कि कौन मुल्क को लीड करेगा, लेकिन इन्होंने पावर ट्रांसफ़र कर दी जनरल याह्या खान को। तो इस तरह अयूब खान के बाद दोबारा फिर से हुकूमत मिलिट्री के पास आ गई। तो फिर ये डाइड 19 अप्रैल 1974 को ये डाइड कर गए। इससे पहले 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई, बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो उस पर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, बाद में इनकी तबीयत बेसिकली इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से ये वफ़ात पा गए। तो ये थे बेसिकली इनके रेजिग्नेशन। तो ये था अयूब खान का, जनरल अयूब खान का एक ओवरऑल, कि किस तरह ये चीफ़ बने, प्रेसिडेंट बने, अपनी रिफॉर्म्स लेके आए और किस तरह ये मुल्क को आगे लेके बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।